गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है मित्रों आज की मुलाकात में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर हम लोगों की चर्चा चल रही है। 2019 का ये नया वाला अधिनियम है, क्योंकि इसके पहले 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है। उसको रिप्लेस करके 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया लाया गया, उस पर हमारी चर्चा हो रही है। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी बातचीत चल रही है। मॉड्यूल सी पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की चर्चा कर ली है, जो सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 में आपको दिखाई देते हैं। नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो एक तरीके की एडवाइजरी काउंसिल थी। लेकिन अब हम बातचीत कर रहे थे कि कहां पर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, और उस कंप्लेन के दौरान हम लोगों ने उस फोरम को पढ़ने के दौरान हमने चर्चा करनी है जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशंस होते हैं, जिनमें हमारी अभी तक बात डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन पर हो चुकी है, जो सेक्शन 28 से शुरू होता है और सेक्शन 41 तक जाता है। सेक्शन 42 से शुरू हो जाता है आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन, जिसको हम स्टेट कमीशन के नाम से बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं। और ये शुरू होता है सेक्शन 42 से, और जो जाता है सेक्शन 52 तक। सेक्शन 53 से शुरू हो जाती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन की बात, जिसको हम नेशनल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो आज इन्हीं दोनों पर हमारी बात होनी है, यानी स्टेट और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन पर आज मेरी आपसे पूरी बातचीत होनी है। ये जो तीनों कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन है, इनका जो जुरिडिक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2021 में इनका जो अमाउंट के लिए जो जुरिडिक्शन था, यानी जो प्रिकॉशनरी लिमिट थी, उस पर परिवर्तन किया गया है, इसलिए वो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन में जो पहले लिमिट हुआ करती थी वो 1 करोड़ रुपए तक की थी, जिसको कम करके 50 लाख कर दिया गया है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट के पास आप 1 करोड़ तक का मामला लेके जा सकते थे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला आप स्टेट के पास लेके आते थे, 10 करोड़ से ऊपर का मामला आप लेकर आते थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन में, जो 2021 में परिवर्तित कर दिया गया। ये पुरानी लिमिट है जो मैंने अभी आपको बोली है, ये परिवर्तित कर दिया गया। और अब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाते हैं 50 लाख तक का मामला लेकर, 50 लाख से 2 करोड़ तक का मामला आएगा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन में, 2 करोड़ से ऊपर का मामला जाएगा नेशनल के पास। तो पहले नेशनल के पास जाने के लिए आपकी वस्तुओं या सेवाओं की जो कीमत होती थी, जिसमें आपको डिस्प्यूट है, जिसमें आपको डिफिशियंसी लग रही है, वो 10 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए था। लेकिन अब 2 करोड़ से ऊपर पर ही आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन, जिसको नेशनल कमीशन कहते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। तो आज हमारी बात इन दोनों पर होगी। स्टेट की जो चर्चा हुई है वो हुई है, शुरुआत हो गई है सेक्शन 42 से, और जो 52 तक जाता है। और जो आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन है, ये शुरू हुआ है सेक्शन 53 में। इसको याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद सेक्शन 74 से फिर आपका कंज्यूमर मीडिएशन सेल शुरू हो जाता है, जिस पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या होता है, कंज्यूमर के जो 6 राइट्स हैं वो क्या है, वो कंज्यूमर के राइट्स छूट गया है, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन की। देखो भैया, एक एक करके ध्यान समझना। सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, अमूमन वो स्टेट की कैपिटल में होती है। तो और इसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को यह भी अधिकार होता है कि वो इसकी रीजनल बेंचेस को भी एस्टैब्लिश कर सकती है। तो नेशनल में और स्टेट दोनों में रीजनल बेंचेस भी होती हैं। मैं फिर से ये बात को दोहरा रहा हूं। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि राज्य सरकार को ये ताकत है, यानी राज्य सरकार अपने ऑफिशियल नोटिस में गैजेट करके स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन के नाम से जाना जाएगा, स्टेट में स्टैब्लिश करेगा, और वो इसकी रीजनल बेंचेस को भी स्टैब्लिश कर सकता है। तो इसको स्थापित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन भी राज्य सरकार ही स्थापित करवाती थी। देखिए क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश, सेक्शन 42 की बात हो रही है, सेक्शन 42 का सबसेक्शन 2 है ये। द स्टेट गवर्नमेंट शैल by notification establish a state consumer dispute redressal commission to be known as the स्टेट कमीशन। क्लियर है, जिसको हम स्टेट कमीशन के नाम से जानेंगे स्टेट में, और राज्य सरकार इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके एस्टैब्लिश करेगा। द स्टेट कमीशन शैल ऑर्डिनरी फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल, अमूमन ये राज्य की राजधानी में होता है, एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन एट सच अदर प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन नोटिफाइंग द ऑफिशियल गैजेट। इसके अलावा ये और भी जगह पर काम कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी अपने स्टेट कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके, ऐसा कहता है सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। अब आते हैं जो आपका एस्टैब्लिशमेंट है सेक्शन 42 का, सबसेक्शन 43 क्या कहता है, इसमें कौन से मेंबर होंगे। प्रोवाइडेड दैट, आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द स्टेट कमीशन एट सच प्लेसेस एट इज डीम्स फिट। इसके अलावा राज्य सरकार, जैसे आपको पीछे बताया गया
कि इसके रीजनल बेंचेस को भी स्टैब्लिश कर सकता है। नेशनल में भी ऐसी व्यवस्था होती है। अब सेक्शन 42 का ही सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इसमें मेंबर कौन होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरह भी इसमें एक प्रेसिडेंट होगा भैया, और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 4 होनी चाहिए, 4 से कम नहीं हो सकती है। मैक्सिमम कितनी होगी ये राज्य सरकार ही तय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके, लेकिन कम से कम 4 तो होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई संख्या यहां पर फिक्स नहीं, वो राज्य सरकार तय करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके। नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कम से कम 4 होने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे जितने कंसल्टेशन के साथ राज्य सरकार फिक्स करेगी। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्य सरकार फिक्स करती है। अब आते हैं जुरिडिक्शन क्या है, इसका न्यायिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए भैया, अब चूंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक पेज से हम इसको समझते हैं। मैं पूरी बात यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एक एक करके मामले को समझते चलिएगा। पहले आपने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मैं पहले पूरी चर्चा आपको बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो पहले मामले की सुनवाई करता था वो 1 करोड़ रुपए तक का था, लेकिन अब इसको ओल्ड वाली लिमिट मैं यहां पर पूरी लिख दे रहा हूं। ओल्ड की जो लिमिट है, ओल्ड लिमिट है वो 1 CR है। जो न्यू लिमिट है या जो करंट लिमिट है, जो करंट लिमिट है वो है 50 लाख। 50 लाख तक के मामले आप इसके पास ले जा सकते हैं। अगला है स्टेट कमीशन। इसी डायग्राम पे सारी बात समझते चलिए। स्टेट कमीशन की जो ओल्ड वाली लिमिट है वो थी 1 CR से 1 CR टू 10 CR तक थी। जो करंट लिमिट है, जो करंट लिमिट है वो है 2 करोड़ तक। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, 2 करोड़ तक है ना। तो 50 लाख से 2 करोड़, 50 लाख टू 2 करोड़ तक ये मामले सुन सकते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं। नेशनल कमीशन की बात करते हैं अगर, तो हम नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में नेशनल कमीशन कहते हैं। केंद्र सरकार इसकी स्थापना करता है। इसकी जो पुरानी लिमिट है, इसकी जो ओल्ड लिमिट थी वो थी अबव 10 लाख, 10 करोड़, अबव 10 करोड़। लेकिन जो अब करंट लिमिट है इसकी, जो करंट लिमिट है इसकी वो है अबव 2 करोड़। 2 करोड़ से ऊपर ही इस मामले आप ले जा सकते हैं, ठीक होगी। अब हम चूंकि जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो जुरिडिक्शन में पहली बात तो आपको यह समझना है कि अमाउंट का जुरिडिक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट कमी, और 2021 में ये परिवर्तन आया है। 2019 से लेकर 2021 तक ये पुराने वाली लिमिट थी, 2021 में ये परिवर्तन आ गया है। अच्छा, इसके ऊपर की क्या लिमिट होगी ये केंद्र सरकार तय करेगा। अगर केंद्र सरकार चाहता है 2 करोड़ से ऊपर के भी मामले सुन सकता है कोई एक राज्य, तो वो उसको आदेश दे सकता है। लेकिन अभी 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ऊपर आपका नेशनल में है और 50 लाख तक का आपका है नई लिमिट में डिस्ट्रिक्ट का। अब ये तो इसका जुरिडिक्शन हो गया अमाउंट का। जुरिडिक्शन स्टेट के पास इनकी अपील को भी सुनने का है। तो इसका मतलब जुरिडिक्शन में 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इसका अमाउंट का कितना जुरिडिक्शन ये आपको सुनना है, दूसरा है ये अपील भी सुनता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हैं तो स्टेट के पास आप अपील करेंगे। तो ये अपीलेट अथॉरिटी भी है, यानी ये अपील को भी सुनता है और आपको अपील करनी होती है विद इन 45 डेज। ये ध्यान से समझिएगा, विद इन 45 डेज। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के पास अपील करने जा रहे हैं तो 45 दिनों के अंदर आपको अपील करनी है, जिस दिन आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का आदेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपील करेगा जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कुछ पे करने के लिए कहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसके मामले की सुनवाई तभी करेगा जब वो उस अमाउंट का 50% कम से कम प्री डिपॉजिट कर देगा। जैसे मैं जो है दुकानदार था और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कहा भैया ग्राहक सही था, ग्राहक का मुकदमा सही था, आपको इसको पे करना है, और मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के इस आदेश से संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं 45 दिन के अंदर जाके स्टेट कमीशन के पास शिकायत कर सकता हूं। कोई भी कर सकता है, ग्राहक भी कर सकता है, दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी कर सकता है। लेकिन मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पे करने के लिए कहा था, तो मेरा स्टेट कमीशन तभी उस शिकायत को सुनेगा जब उस अमाउंट का मैं 50% प्री डिपॉजिट कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर आप स्टेट से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप नेशनल के पास जाएंगे। तो नेशनल का जुरिडिक्शन में आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, अमाउंट का जुरिडिक्शन
जुरिडिक्शन मैंने आपको बता दिया। दूसरा नेशनल अपील भी सुनता है। नेशनल जो है नेशनल कमीशन अपील सुनेगा किसका? स्टेट कमीशन का। यहां पर आपको 30 दिनों के अंदर ही आना होता है। तो यहां पर जो दिनों की संख्या है वो 30 डेज है, ये 45 दिन है, इसको आपको याद रखना है। और यहां पर भी वही अमाउंट है 50%। तो 50% अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिनको कुछ पे करना था, स्टेट कमीशन ने आदेश दिया था कि भैया आपको पे करना है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो 50% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो नेशनल कमीशन आपकी शिकायत को सुनेगा। अच्छा, अगर आप नेशनल कमीशन के अगेंस्ट जाके अपील करना चाहते हो, नेशनल कमीशन के अगेंस्ट अगर आप जाके अपील करना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। कहां करोगे भैया? तब आप करोगे अपील सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते हो और ये आप करते हो 30 दिनों के अंदर, विदिन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और यहां पर भी 50% वाला मामला है। तो ये हो गया इनका ज्यूरिडिक्शन। और इसके अलावा भैया तो स्टेट कमीशन जो है वो किसी भी अपने उस स्टेट में जितने भी जिले हैं उन जिलों में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, क्योंकि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन होगा, उनमें हर जिले के डिस्ट्रिक्ट कमीशन की शिकायतों को अपील को ये सुन सकता है। और या तो आप अपील कर रहे हो तो वहां जा सकते हो, या तो अगर आपका मामला 50 लाख से ऊपर का है तो आप सीधे जाओगे, क्योंकि 50 लाख से ऊपर का मामला डिस्ट्रिक्ट सुन ही नहीं सकता, तो आप सीधे स्टेट के पास जाओगे। तो ये सीधे आपके मामले सुनेगा अगर 50 लाख से ऊपर का मामला है 2 करोड़ तक का, और यहां की अपील भी सुनेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर विदिन 45 डेज आपको अपील करना है। बाकी इन दोनों में आपको 30 दिनों के अंदर अपील करना है, यदि आप असंतुष्ट हैं, यदि आप अग्रीव्ड हैं तो जुडिक्शन समझ में आ गया भैया क्या है? चलिए एक एक करके जुडिक्शन को पढ़ते चलते हैं। सेक्शन 47 इसकी चर्चा कर रहा है। सब्जेक्ट टू द अदर, मैंने यहां पर पुराना नया दोनों मैंने आपको बता दिया। यहां पर ये अभी भी अगर आप अधिनियम ओपन करेंगे, एक्ट ओपन करेंगे, तो एक्ट में पुरानी लिमिट लिखी हुई है ना? पुरानी लिमिट 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, नई पुरानी दोनों याद रखिएगा, पूछा नया जाएगा आपसे। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। तो ये पुरानी वाली लिमिट हो गई। और करंट लिमिट कितनी भैया? करंट लिमिट कितनी है? करंट लिमिट है आपकी 50 लाख से 2 करोड़, सॉरी हाँ 50 लाख से 2 करोड़ है। 2 करोड़ इसको याद रखिएगा। तो नया पुराना दोनों यहां पर है, ठीक है। अब ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में है। अगर इसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और अमाउंट फिक्स करता है तो फिर वो सुनेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स इट नेसेसरी टू डू इट मे प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज डीम्स फिट। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू और फिक्स करता है, अगर वो नेसेसरी समझता है, तो फिर वो सुनेगा। Complaints against unfair contract where the value of goods or services paid as consideration does not exceed 10 करोड़ रुपीस। अब ये तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात यहां पर अलग अलग लिखी है। आप एक अमाउंट याद रखिएगा 50 लाख से 2 करोड़ रुपए। यहां पर भी देखो पुरानी वाली लिमिट लिखी गई है, ठीक है। या अपील सुनेंगे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट, तो उस राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उनकी अपील को भी सुनेगा। दिनों की संख्या याद रखिएगा, मैंने यहां पर सब डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। अपील कौन किसकी सुनने वाला है? डिस्ट्रिक्ट की अपील स्टेट, स्टेट की अपील नेशनल, नेशनल की अपील सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। यहां 45 दिन के अंदर जाना है, बाकी दोनों में 30 दिनों के अंदर आप जाएंगे जिस दिन आदेश दिया जा रहा है। अगर आप वह व्यक्ति हैं जिनको पे करना है तो 50% आपको यहां पर भी प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब इंटरटेन करेगा मामला। यहां पर भी और सुप्रीम कोर्ट में भी 50% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ही मामला आपका सुना जाएगा। हाँ, एक बात याद ये रखिएगा, अगर किसी कमीशन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हुई, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई आदेश दिया और किसी ने कोई अपील नहीं की, तो फिर उसका आदेश फाइनल माना जाता है। ऐसे ही स्टेट कमीशन ने कोई आदेश दिया, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हुई है तो वो फाइनल होगा। नेशनल कमीशन ने कोई आदेश दिया, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं तो फाइनल माना जाएगा। ये अगर इनके अगेंस्ट कोई भी दोनों पार्टी में से कोई भी अगर कोई अपील नहीं कर रहा तो फिर इनके आदेश को वहां पर फाइनल माना जाता है। क्लियर हो गई बाबू इतनी बात? तो जुरिडिक्शन समझ में आ गया। गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू यहां पर अलग अलग लिखी है, आप अलग अलग क्यों याद करोगे? बस आपको याद करना है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है और 2 करोड़ से नीचे है, मतलब 2 करोड़ तक है, तो आप सीधे जा सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर इसके नीचे का जो मामला था उसकी अपील सुनता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील सुनता है, वहां पर आपको जाना है 30 दिनों के अंदर। अब यह है भैया स्टेट कमीशन के जो क्या नाम है, जो सदस्य हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनको ऑफिस टेन्योर क्या होगा। तो प्रेसिडेंट जो है, इनको मैं दोनों को यहीं पर समझा दे रहा हूं। मैं नेशनल कमीशन की भी बात कर दे रहा हूं यहीं पर और स्टेट की भी, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है उसकी उम्र होनी चाहिए, मतलब उसका ऑफिस टेन्योर है 4 साल और मैक्सिमम एज है 67 साल, 67 ईयर, जो भी दोनों में से पहले पूरा हो जाए। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट। फिर से समझो, प्रेसिडेंट का स्टेट कमीशन में जो टेन्योर होगा वो 4 वर्ष का होगा या मैक्सिमम एज 67, जो भी पहले पूरा हो जाए, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर यही प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन का होता तो उसकी जो ऑफिस टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है और जो इनका क्या नाम है मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स है वहां पर। अदर और दोनों ही रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल हैं। अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 4 साल
इनका ऑफिस टेन्योर दोनों का 4 साल ही, प्रेसिडेंट अदर मेंबर्स। लेकिन अदर मेंबर्स की यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष है और ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन 65 वर्ष से ज्यादा नहीं। इसको मैं एक पेज से आपको समझा दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए, यह है आपका स्टेट कमीशन, मैं स्टेट लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। और यह है आपका नेशनल कमीशन। यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं नेशनल कमीशन की, नेशनल कमीशन की, ठीक है। यहां पर चर्चा हो रही है किसकी? स्टेट कमीशन की, कमीशन की, ठीक है। ये है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये है अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स, ठीक है। यहां पर भी लिख लेते हैं प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट का ऑफिस टेन्योर, ऑफिस टेन्योर और मैक्स एज, मैक्स एज, ठीक है। और यहां पर भी प्रेसिडेंट का ऑफिस टेन्योर, कहीं के टेन्योर TENOR लिखा जाता है, कहीं के टेन्योर TENUR लिखा जाता है, आरी है ना। और यह है मैक्सिमम एज, मैक्स एज। प्रेसिडेंट की स्टेट कमीशन में जो ऑफिस टेन्योर है वो 4 ईयर की है और यहां पर मैक्सिमम एज है 67 ईयर की, 67 वाई। अदर मेंबर्स का ऑफिस टेन्योर वही है, 4 ईयर्स ही है, लेकिन इनकी जो मैक्सिमम एज है अदर मेंबर्स की है 65 ईयर्स की, 65 वाई, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस टेन्योर यहां पर होगा वो 5 ईयर का होगा और इनकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 70 ईयर्स की होगी। अदर मेंबर्स के लिए ऑफिस टेन्योर वही है, 5 ईयर्स ही है और अदर मेंबर्स की जो मैक्सिमम एज है वो 67 ईयर्स की है। क्लियर है? तो यहां पर प्रेसिडेंट की जो मैक्सिमम एज है वो नेशनल कमीशन में मेंबर्स की मैक्सिमम एज है। अब ये चार्ट आप कुछ भी मत पढ़िए, अगर आप ये चार्ट पढ़ लोगे तो आपको ये सारी बातें एकदम समझ में आ जाएगी। पूरी बात मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। वही यहां पर लिखा हुआ है, मैंने दोनों का यहां पर कंपैरिजन लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेशनल कमीशन के पास, जिसका पूरा नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन, जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। इसको हम नेशनल कमीशन के नाम से जानते हैं। सेक्शन 53 ये कहता है, सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं, कंटेंट आपको याद करना है, कौन किसको एस्टैब्लिश कर रहा है, कितनी एज है, क्या जुरिडिक्शन है, उसका सेक्शन नहीं, बस ये सब आपको याद रखना है। तो सेक्शन 53 ये कहता है केंद्र सरकार अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके जो है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन को एस्टैब्लिश करेगा, जिसे हम नेशनल कमीशन के नाम से जानेंगे। और केंद्र सरकार ही इसकी रीजनल बेंचेस को भी एस्टैब्लिश करता है, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है। इसमें भी प्रेसिडेंट होंगे, 4 सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या और उनकी एज मैंने यहां पर लिख दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन। सेक्शन 53 का सबसेक्शन में कहता है केंद्र सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन को एस्टैब्लिश करेगा, जिसको हम नेशनल कमीशन के नाम से जानेंगे। अब नेशनल कमीशन जो है भैया वो देश की राजधानी नेशनल कैपिटल रीजन में एस्टैब्लिश किया जाता है, वहीं पर अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। या केंद्र सरकार अगर कहीं और उचित समझेगा तो वहां पर भी एस्टैब्लिश कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द नेशनल कमीशन एट सच प्लेसेस एट इज डीम्स फिट। और इसके अलावा केंद्र सरकार जहां पर उचित समझेगा इसकी रीजनल बेंचेस को भी बना सकता है। क्लियर है? अब आते हैं इसका जुरिडिक्शन क्या है भैया। जुरिडिक्शन मैंने आपको पीछे सब बता रखा है। ये वाला चार्ट अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट पर मैंने यहां तो एज मैंने बताई है, इस चार्ट पर मैंने कंप्लेन क्या जुरिडिक्शन होगा ये सब। अच्छा, जुरिडिक्शन में ये समझिएगा कि नेशनल कमीशन का जो 2 जुरिडिक्शन है, पूरे देश के किसी भी स्टेट की अपील को सुन सकता है ये, 30 दिनों के अंदर आपको अपील करना है। और अमाउंट अब 2 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो भी उसको सुनेगा। तो अगर आपका मामला 2 करोड़ से ऊपर का तो आप सीधे नेशनल के पास जा सकते हैं, ठीक है। 2 करोड़ से नीचे का है तो फिर आप जाएंगे स्टेट के पास, 50 लाख तक का है तो फिर आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के पास, हाँ उसकी अपील लेकर जा सकते हैं। कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹10 करोड़, ये ओल्ड लिमिट है, इसको याद रखिएगा। न्यू लिमिट जो है, करंट लिमिट जो है पीछे खैर लिखी हुई है, जो करंट लिमिट है भैया, जो करंट लिमिट है वो है अबव 2 करोड़, अबव 2 करोड़। तो अब तो 2 करोड़ से ऊपर के मामले पर ही जा सकते हो, पुरानी वाली लिमिट में 10 करोड़ रुपया था, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आप जाएंगे। मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं, ये ओल्ड लिमिट है, न्यू लिमिट यहां पर लिखी हुई है। और अपील सुनता है स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो स्टेट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप यहां पर जाएंगे, ठीक है। आप सीधे डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं कि पता चला डिस्ट्रिक्ट का सीधे नेशनल पहुंचा, नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट है तो आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट के अगेंस्ट है तो आप नेशनल में जाएंगे। नेशनल के अगेंस्ट अगर आपको जाना है, इससे अगर आप संतुष्ट नहीं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
वहां पर भी आपको 30 दिन का समय देना, मतलब 30 दिन के अंदर आप जा सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते भैया। मैंने कंप्लीट चर्चा आपसे की। अगर आप इस क्लास को बहुत ईमानदारी से पूरा पूरा देख रहे होंगे तो आपका लगभग मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। कंज्यूमर जो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात हुई, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल हो, इन तीनों पर बात हुई। लिमिट, कंप्लेन कब करेंगे, कितने दिनों के अंदर करेंगे, किसके बाद करेंगे, किसके पास करेंगे, क्या जुरिडिक्शन होगा, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे अगली मुलाकात में कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या होता है। मीडिएशन सेल पुराने वाले 1986 वाले अधिनियम में नहीं था, नए वाले में मीडिएशन सेल पर चर्चा करेंगे। और कंज्यूमर को इस अधिनियम के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। वो 6 अधिकार अभी आपसे चर्चा नहीं, उन पर हम बातचीत करेंगे जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में डिफाइन किए गए हैं, उन पर चर्चा होगी। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। आप हमारे महापैक्स में आ सकते हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करता है। महापैक में आपको यह ध्यान देना है कि महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस मिलेंगी। इलेक्टिव पेपर आपको महापैक में अलग से लेने की जरूरत नहीं है अगर आप महापैक लेते हैं तो। इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी सीआईबी के लिए जो दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, अगर आप महापैक लेते हैं तो फाउंडेशन बैच आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। कोई अगर आपका एक ही पेपर रुका है कंपलसरी पेपर में तो आप सिंगल सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर की बात करें तो हम आपको 4 इलेक्टिव पेपर यहां प्रोवाइड कर रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो इलेक्टिव पेपर आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपके साथ सारी बातचीत हमारी वहां पर भी होती रहती है, सारे सवालों के जवाब में वहां पर भी देता रहता हूं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे वापस मेरी मुलाकात होगी मीडिएशन सेल और कंज्यूमर राइट्स पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।